हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और जो अपने पढ़ाई के साथ मन लगाकर जुड़े होंगे। आज जो है हम भूगोल पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, भूगोल जो है पार्ट 1 पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम जो है पार्ट में प्रवेश करते हैं। आइए। ये भूगोल का चैप्टर, ठीक है, भूगोल पार्ट 1 का चैप्टर है। ठीक है, भूगोल में आप लोग जो सोशल साइंस पढ़ते हैं उसमें 4 विषय होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सोशल साइंस में कितना विषय होता है? 4 होता है। 4 विषय में भी एक भूगोल होता है। भूगोल का जिसको हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पार्ट भूगोल का जो नाम है, भारत, संसाधन एवं उपयोग। भारत के जो संसाधन है उसका उपयोग हम लोग कैसे करें, इस चैप्टर में जानेंगे। संसाधन क्या है? संसाधन वह पदार्थ है, वह जरूरत की चीज है जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। जैसे पानी संसाधन है, पानी संसाधन है। हम लोग जब प्यास लगता है पानी पीते हैं, जल ना रहे तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। हमारे लिए, हम घर से जो है कहीं जाते हैं तो हमारे लिए बाइक, कार, ये सब क्या है? संसाधन ही है। हम कुछ खाते हैं तो वो भी क्या है? संसाधन ही है। हम जो है मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल भी क्या है? एक प्रकार के संसाधन है। तो प्यारे बच्चों, संसाधन जो है समझिएगा, संसाधन कुछ प्रकृति के द्वारा भी प्राप्त है और संसाधन जो है कुछ बनाया भी जाता है। तो हम कहें कि संसाधन क्या है, तो संसाधन क्या है इसका आप लोग सीधा सा परिभाषा क्या होगा प्यारे बच्चों? सीधा सा उदाहरण परिभाषा ये होगा संसाधन का कि मानव आवश्यकताओं को, यानी मानव की जरूरतों को पूरा करने वाला कोई भी वस्तु क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। मानव के जीवन को आए कठिनाइयों को दूर करता है, आसान करता है। दूसरा परिभाषा ये बोल सकते हैं कि मानव के जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए आने वाले उपयोग में आने वाले कोई भी वस्तु क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। इससे सटीक परिभाषा संसाधन की नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको संसाधन बुझाया होगा, यानी हमारी कठिनाई को, हमारी समस्या को जो पूरा करता है, उसको आसान बनाता है, हमारी जरूरत को जो पूरा करता है, वो वस्तु क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। जैसे हमको जाना है, कहीं जाना है किसी मित्र के पास या रिलेशन में, तो बाइक से हम जाएंगे तो बाइक हमारे लिए क्या हुई? संसाधन हुई। पैदल जाना होता ज्यादा समस्या पड़ती, तो बाइक जो है हमारे कार्य को आसान कर दी। तो संसाधन आप लोग समझे ना, संसाधन हमारी जरूरतों को पूरा करेगा और तथा हमारे समस्या को भी क्या करेगा? पूरा करेगा। ठीक है, तो संसाधन हम उसे कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है संसाधन बुझाया होगा। ठीक है, आप लोगों को जो है संसाधन बुझाया होगा। अब आइए देखते हैं संसाधन। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं, वही बात है जो बताया वही लिखा है। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे जल, पेड़, पौधे। जैसे जल, पेड़, पौधे सब क्या है? संसाधन है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो है संसाधन भौतिकी और जैविकी दोनों हो सकते हैं। संसाधन आप लोग क्या है समझ गए प्यारे बच्चों। मानव के जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तु क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? संसाधन कहलाती है। मानव जीवन के उपयोग में यहाँ पर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे जल जो है उपयोग में आता ही है, पेड़ जो है लकड़ी के रूप में, हवा, हम लोग जब पेड़ जो है हरा भरा आता है तो सांस के रूप में काम आता है, ऑक्सीजन के रूप में, पौधा भी खाने पीने के काम में आता है। तो मानव के उपयोग में आने वाली कोई भी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? संसाधन कहलाएंगे प्यारे बच्चों। संसाधन आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब जो है आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, संसाधन कह रहा है संसाधन भौतिकी और जैविकी दोनों हो सकते हैं। संसाधन जो है भौतिकी भी हो सकते हैं और जैविक भी हो सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है भौतिकी संसाधन। तो भौतिकी संसाधन क्या है वो देखेंगे। भौतिकी संसाधन जैसे भूमि हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, ये क्या है? भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये क्या है? भौतिकी संसाधन, जो कभी खत्म होने वाला ना हो। तो ये क्या है? भौतिकी संसाधन है। आगे देखिए, जैविक संसाधन। जैविक संसाधन वनस्पति, जलीय जीव, ये क्या है? वनस्पति, जलीय जीव क्या है? जैविक संसाधन है।
वनस्पति जलीय जीव जिसमें जान हो वो क्या है, जैविक संसाधन। वो क्या है, जैविक संसाधन है। यानी वनस्पति जलीय जीव ये सब क्या है, ये जैविक संसाधन है। आगे सुनिए, भौतिकी और जैविक दोनों पदार्थ तकनीकी के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। कह रहा है अगर हमको पानी पीना है तो समुद्र पानी तो पी नहीं सकते हैं, हम उसको समुद्र पानी बाहर निकालेंगे, शुद्ध करेंगे तब ना पियेंगे। तो यही कह रहा है कि भौतिकी और जैविकी दोनों पदार्थ, दोनों संसाधन को तकनीकी के सहारे ही जीवन में लाया जा सकता है, जीवन के उपयोग में लाया जाता है। अब तो समुद्र पानी पियेंगे तो समुद्र पानी खारा होता है, उसमें क्या क्या मिला रहता है, जैसे ही पियेंगे क्या हो जाएगा, वो जो है प्यारे बच्चों हमारे शरीर को इफेक्ट करेगा, प्रगति करेगा। तो जो है उसको हम शुद्ध करके पी सकते हैं। तो पानी को शुद्ध करना एक प्रकार की तकनीक है ना। तो कह रहा है भौतिकी और जैविक संसाधन को है जो है हम तकनीकी के सहारे ही अपने जीवन में ला सकते हैं, उसको जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। तो अभी समझा है, जल हुआ, जल में जो समुद्र पानी तो पी नहीं सकते, उसको शुद्ध करके पीएंगे। तो शुद्ध करना क्या है, तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है प्यारे बच्चों, कह रहा है भौतिकी और जैविकी दोनों संसाधन को जो है, दोनों पदार्थ को तकनीकी के सहारे जीवन उपयोग में ला सकते हैं। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आप लोग को बात हमारी समझ में आई होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे पहुंचते हैं। अब जो है प्यारे बच्चों, जिमरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते? इस बात को किसने कहा था, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, जिमरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। जैसे हमारी जरूरत थी, जब आप लोग जरूरत बढ़ेगी, जैसे जैसे जो चीज की जरूरत पड़ती है, आप लोग का चप्पल टूट गया, जूता फट गया, तो आप लोग को जरूरत पड़ी तो जूता खरीदे, आप लोग जरूरत पड़ेगी तो बाइक खरीदेंगे। तो संसाधन होते नहीं, संसाधन को जो है बनाया जाता है, वो भी जरूरत के अनुसार, जैसे हम डिजिटल बोर्ड लिए, आपको पढ़ाने के लिए ये जरूरत थी हमारी तो हमने खरीदा। तो संसाधन होते नहीं, जो बनाए जाते हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा था, जिमरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते। जब हमारी जो चीज जरूरत पड़ेगी वैसा संसाधन को हम क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। तो जिमरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। आगे देखिए, सेवा को भी संसाधन माना गया। हम किसी की सेवा कर रहे हैं, वो भी क्या है, संसाधन माना गया है। मानव भी एक संसाधन ही, मानव भी क्या है, एक संसाधन ही है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक, सामाजिक और मेरुदंड होता है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक, सामाजिक और क्या होता है, मेरुदंड होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। संसाधन ही बताता है कि हमारा देश कितनी प्रगति पर है, कितनी ऊंचाई पर है और कितनी डेवलप किया है, कितनी डेवलप कंट्री है। इसीलिए संसाधन का कहा गया है, मेरुदंड कहा गया है। ठीक है, आर्थिक सामाजिक का कहा गया है, मेरुदंड कहा है किसको, संसाधन को। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं आप लोग की हमारी बात समझ में आई होगी। आगे की पैराग्राफ की तरफ हम रुख करते हैं, बढ़ते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन, सेकेंड है अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर, निर्माण के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला जैव संसाधन, ठीक है, और दूसरा जो है अजैव संसाधन। जैव संसाधन सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहा जाता है। सजीव वस्तुओं के समूह को क्या कहता है प्यारे बच्चों, जैव संसाधन या जीव संसाधन। कह रहा सजीव वस्तुओं के समूह को जीव संसाधन कहा जाता है। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गए, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेड़ पौधे हो गए, पशुधन हो गए, जैसे गाय भैंस, ये सब क्या है, पशुधन है। तो कह रहा है सजीव वस्तुओं के समूह को क्या कहता है, जीव संसाधन कहा जाता है। ठीक है, अब जो अजैव संसाधन समझेंगे। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। निर्जीव वस्तुओं के समूह क्या कहता है, अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे चट्टानों, धातु एवं खनिज, कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बात आप लोग को समझ में जरूर आई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है उपयोगिता के आधार पर, हम जो उपयोग करेंगे संसाधन, उसके आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। हम जो संसाधन का उपयोग करते हैं
तो उपयोग के आधार पर संसाधन कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। उपयोग के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया। वो भी कौन कौन संसाधन? पहला है नवीकरणीय संसाधन, सेकेंड जो है प्यारे बच्चों क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अब जो है नवीकरणीय संसाधन क्या है ये देखेंगे। वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उसे हम क्या करते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन के जैसे ही खत्म हुआ पुनः प्राप्त हो जाए वो कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, जो बिजली तैयार होती है दोबारा बिजली तैयार हो जाएगी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य प्राणी, ये जो है खत्म होने वाले है नहीं। तो ये क्या है? वन जो खत्म होने वाला है, जैसे ही खत्म होने के गार पाएगा हम और पेड़ पौधा लगाना शुरू कर देंगे तो वन हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ने रहेगा। तो क्या है? ये नवीकरणीय संसाधन। जल जो है पूरी पृथ्वी पर 3 हिस्सा जल है। पृथ्वी पर क्या है? 3 हिस्सा जल है। तो जल कभी खत्म होने वाला नहीं है। भले जो है ये दूषित हो सकता है लेकिन जो है खत्म होने वाला जल है नहीं। तो जल भी नहीं है, हवा भी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। अब जो है अनवीकरणीय संसाधन देख लेते हैं बच्चों। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे धातु, ईंधन, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, कोयला हो गए, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। और इनका ज्यादा मात्रा में उपयोग हो तो संभव आते ही भविष्य में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, मिलने वाले है नहीं। ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। उम्मीद करते हैं आप लोग को नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन जरूर बुझाएगा प्यारे बच्चों। अब जो है नेक्स्ट पैराग्राफ हम पूछते हैं। कह रहे हैं स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर प्यारे बच्चों, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन के प्रकार होते हैं कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। पहला क्या है प्यारे बच्चों? व्यक्तिगत संसाधन यानी निजी, समझिए निजी अधिकार हो। मेरा कोई पर्सनल संसाधन, जैसे मेरा बाइक हो, ये मेरा संसाधन हो। समुदाय यानी पूरे समूह का व्यक्ति उस पर अधिकार हो, सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन यानी भारत सरकार का उस पर क्या हो? अधिकार हो, तो राष्ट्रीय संसाधन होगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उस पर अधिकार हो, कोई ऐसी वस्तु हो जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो, वो कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारी ये चारों जो है बात समझ में आई होगी कि व्यक्तिगत संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन क्या है। सुनिए ध्यान से। जैसे व्यक्तिगत संसाधन कि हमारा निजी सामान हो, निजी वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे हमारा बाइक हुआ, हमारा कार हुआ, हमारी कोई भी वस्तु हुई, वो हमारा क्या हुआ? व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन जैसे पंचायत भवन सभी समुदाय पंचायत के लोगों का अधिकार है उस पर, तो ये हुआ, ये क्या हुआ? ये सामुदायिक संसाधन हुआ। ठीक है, अब जो है हम कहें राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जैसे बड़े बड़े जंगल, वो क्या है? राष्ट्र के अधिकार में है। और जो है बड़े रेलवे जो देख लीजिए, रेलवे संसाधन जो किसके अधिकार में है? राष्ट्रीय संसाधन के अधिकार में, जिस पर भारत का क्या है? अधिकार है, रेलवे। ठीक है, रेलवे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। जिन्हें जिन्हें यानी कि राष्ट्र का, जिस पर सरकार का अधिकार हो, हमारा राष्ट्रीय संसाधन। रेलवे हो गया, और चिड़ियाघर बोल रहे हैं, और जो है रेलवे हो गया, हवाई अड्डे हो गए, ये सब क्या है? सरकार के राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, इसमें सरकार का अधिकार होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय में ले लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जो है यानी लोग लगभग 2-4 देश मिलाकर किसी संसाधन पर अधिकार होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चारों चीज बुझाया है संसाधन में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला सुन लीजिए, व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। जैसे भूखंड, जमीन का कोई टुकड़ा, घर या अन्य। हम लोग का जमीन भी 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 1 बीघा, 3 बीघा, ये सब हमारा क्या है? व्यक्तिगत संसाधन, निजी संसाधन है। अब सामुदायिक संसाधन समझिए। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे चरण भूमि यानी पशु को चढ़ने के लिए चरण भूमि। मंदिर पर क्या है? समुदाय का अधिकार होता है। मस्जिद, तालाब भी किसी समुदाय का अधिकार होता है। सामुदायिक भवन यानी पंचायत भवन, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सब क्या है? ये सब जो है समुदाय का यानी समाज के उस पर अधिकार है। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है।
हमारे देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध है वो सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन कहते जाएंगे, जिसमें सरकार का अधिपत्य हो, सरकार का क्या अधिकार हो। अब अंतर्राष्ट्रीय देखिए, वैसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। किसका संस्था होता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब यहाँ सुनिए, किसी देश की तट रेखा से, जहाँ से हमारा देश की शुरुआत हो रही है, किसी तट रेखा से, बाहरी घेरा से, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवार्जन या आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपवार्जन या क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक हमारी बात जो है 100% प्यारे बच्चों क्या होगी, समझ में आई होगी। और हमारी बात आप लोग को नहीं समझ आती है तो आप लोग जरूर बताओ कमेंट में, ताकि हम सुधार कर पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारी बात अगर जहाँ तक ना समझ, कोई भी दिक्कत आए हमारे वीडियो में, आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस कमी को हम लोग दूर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक हमारी बात आप लोग को समझ में आई होगी। अब आगे के तरफ हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब जो है स्वामित्व के आधार पर देख लिए हम लोग, जो है उपयोग के आधार पर देख लिए। अब जो है विकास के स्तर पे संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। विकास के स्तर पर, ठीक है, विकास के स्तर पे संसाधन कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, विकास के स्तर पर यानी डेवलप के आधार पर देखा जाए तो पहला है संभावी संसाधन, यानी भविष्य का देखा जाए, विकसित संसाधन। थर्ड है भंडारण संसाधन। चौथा है हमारा संचित कोष संसाधन। ठीक है, अब बारी बारी से एक एक करके हम इन चारों संसाधन को देखेंगे। संभावी संसाधन क्या है? कि वैसे संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है। संभावी यानी भविष्य के लिए सोच कर रखा गया है। भविष्य के लिए क्या रखा है? सोच कर रखा गया है कि हमारे बाल बच्चे, आपके बाल बच्चे आएंगे तो उसको उपयोग करेंगे, तो क्या हो जाएंगे? संभावी संसाधन हो गए। ठीक है, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, पवन और सौर ऊर्जा। हिमालय क्षेत्र में जो खनिज उसके लिए हमारे भविष्य में पीढ़ियों के लिए रखा गया सोचकर, तो हिमालय क्षेत्र खनिज, पवन और सौर ऊर्जा, ये सब क्या है? संभावी संसाधन, यानी भविष्य के लिए इसको क्या रखा गया? सुरक्षित रखा गया प्यारे बच्चों। अब जो है सेकंड समझेंगे हम लोग, विकसित संसाधन। वैसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीकी के आधार पर, अभी जो तकनीकी है उसके उपलब्धता के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे अभी जो संसाधन है उसको हम तकनीकी आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर उपयोग कर रहे हैं, वो हमारा क्या है? विकसित संसाधन है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग जो है विकसित संसाधन समझ चुके हैं। विकसित संसाधन है जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसका सहारा लेकर जो संसाधन का उपयोग होता है वो क्या कहलाता है? विकसित संसाधन कहलाता है। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं। अब जो है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन सुनिए, भंडार संसाधन क्या है? स्टोरेज संसाधन क्या है? भंडार संसाधन वैसे संसाधन जिससे उपयुक्त तकनीकी के अभाव में वर्तमान में उपयोग में नहीं लिया जा सकता, उसे भंडारण संसाधन कहते हैं। भंडारण संसाधन है कि जिसके उपयोग की कमी से, अभी उपयोग जो तकनीकी का अभाव है, जैसे हमारा हिमालय का खनिज हुआ, चाहे कोई भी हुआ, तो तकनीकी के अभाव के कारण उस खनिज को हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? भंडारण संसाधन कहलाता है। मतलब कोई ऐसी वस्तु रखी हो जिसका हमें अभी जरूरत ना हो और उसका मालूम भी नहीं करना क्या है, तो वही हमारा क्या है? भंडारण संसाधन है। ठीक है, भंडारण संसाधन है वो क्या है हमारा? जैसे आप लोगों को खाते में मिल जाए 10 लाख रुपया और आपको मालूम ना हो करना क्या है, इस चीज को क्या करे, कैसे उपयोग करे, तो वही हमारा क्या है? भंडारण संसाधन है। प्यारे बच्चों, आप लोग को बुझा होगा भंडारण संसाधन कह रहा है वैसे संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीकी के अभाव में वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे हम भंडारण संसाधन कहा जाता है। चौथा सुनिएगा, चौथा जो है संचित कोष संसाधन। वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे संचित कोष संसाधन कहा जाता है। कह रहा है वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध जो तकनीकी है उसके आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, उसके आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? वो संचित कोष संसाधन कहा जाता है। स्टोर में रखा भी हुआ है और उसको उपयोग भी लगातार हो ही रहा है, वही क्या है? संचित कोष संसाधन है। आगे तरफ बढ़ते हैं। अब जो है संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन का उपयोग करना क्या है? संसाधन नियोजन क्या है? सुनिए ध्यान से, ये बहुत बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों कि संसाधन नियोजन क्या है। ठीक है, संसाधन नियोजन क्या है? कह रहा संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन कहलाता है।
कह रहा है संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? संसाधन नियोजन कहलाता है। कह रहा है संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, यानी ये भी संसाधन संरक्षण, ये भी वही बात है। संसाधन संरक्षण का ये या संसाधन नियोजन की एक ही बात है। कह रहा है संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या है? संसाधन संरक्षण। अच्छा, मान लीजिए हम पानी से नहा रहे हैं, वो भी एक प्रकार का जल क्या है? संसाधन। अब नहाना हो तो 50 बाल्टी से नहाए, नल चालू कर दिए, छोड़ दिए, पानी गिर रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? हम संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं ना। हमारे पास दिमाग है, 1 बाल्टी से 2 बाल्टी 4 बाल्टी से नहा सकते हैं, और उसको 10 बाल्टी आप लोग यूज कर रहे हैं, तो ये संसाधन का क्या है? आप जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये संसाधन नियोजन ही हुआ। संसाधन नियोजन वह है कि संसाधन को हम जितना जरूरत हो उस हिसाब से यूज करें, वही हमारा संसाधन नियोजन है। ठीक है, और संसाधन शस्त्र समझते हैं आप लोग। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या है? संसाधन कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये हमारी बात जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। छोटा सा डिफिनेशन खाली बोल दीजिएगा। संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है या संसाधन संरक्षण कहलाता है। आगे तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी का कहना था, कहा था नहीं, महात्मा गांधी का कहना था, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। पेट भरने के लिए क्या? बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अगर हम पेटी भरने लगे संसाधन को, पेटी भरने के लिए क्या है? नहीं है। महात्मा गांधी ने इस बात को कहा था प्यारे बच्चों कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। यानी भूख लगी तो हम लोग बहुत कुछ खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, बहुत कुछ खा सकते हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए क्या है? नहीं है। मेघा पाटेकर सुनिएगा ध्यान से। मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। मेघा पाटेकर का संबंध किससे है? मेघा पाटेकर का जो संबंध है, मेघा पाटेकर का संबंध पूछता है, मेघा पाटेकर का संबंध किससे है? तो मेघा पाटेकर का संबंध जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ठीक, यहाँ तक आप जो है बात को समझ चुके हैं। अब आगे तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मेघा पाटेकर का जो संबंध है, मेघा पाटेकर संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, सुंदर, यानी नर्मदा एक नदी है, नर्मदा नदी है, उस नदी को बचाने के लिए कह रहे हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे? चिपको आंदोलन से। जब अंग्रेज पेड़ काट रहे तो वो पेड़ से चिपक जाते थे, और चिपक गए, और आंदोलन जो पेड़ को काटने नहीं दिए, इसीलिए सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे प्यारे बच्चों? चिपको आंदोलन से है। ठीक है, अब जो है सुनिएगा, संदीप पांडे का संबंध है वर्षा जल संचयन कृषि भूमि के विस्तार से है। संदीप पांडे है, ठीक है, उनका संबंध किससे? वर्षा जल को संचय किया जाए, यानी स्टोर किया जाए, और उसको कृषि में क्या किया जाए? उपयोग में लाया जाए। संचय यानी स्टोरेज करना, और कृषि भूमि के विस्तार से है। ठीक है, कृषि भूमि को बढ़ाया जाए अधिक से अधिक, इसका संबंध किससे है? संदीप पांडे का। आगे देखिए, 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक शमशेर है। स्मॉल, यहाँ सुनिएगा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? शमशेर है। कौन है प्यारे बच्चों? शमशेर है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक, यानी इसी पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित बातें स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित किए गए हैं। ठीक है, स्मॉल इज पुस्तक जो प्यारे बच्चों, स्मॉल इज पुस्तक, ये जो पुस्तक है, ये संसाधन को कैसे संरक्षण किया जाए, संसाधन को कैसे बचाया जाए, कैसे कम से कम यूज हो, इसके संरक्षण पर, संसाधन संरक्षण पे गांधी जी के इसमें क्या है? विचार भरे पड़े हैं। इस पुस्तक को लिखा किसने? शमशेर ने। इस पुस्तक के लेखक कौन है? शमशेर। कौन है प्यारे बच्चे? शमशेर है। ठीक है, शमशेर है। इस पुस्तक में गांधी जी का विचार है कि संसाधन को कैसे बचाया जाए। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को बात जो है समझ में आई होगी। अब जो है नेक्स्ट पैराग्राफ हम प्रवेश करते हैं।
हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट, हमारा साझा एक रिपोर्ट आता है आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट 1987 में ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया। हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया है। सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर क्या दिया गया, पहले जो बल दिया गया। सतत विकास होता है यानी अपने जरूरतों को पूरा करना, ठीक है, जरूरतों को पूरा करना, और संसाधन संरक्षण को क्या दिया गया, बल दिया गया। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, यानी 5 जून अभी जो बीता है 5 जून, उसमें पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो कह रहा है पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम एक देश है, विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में, कब प्यारे बच्चों, 1972 ईस्वी में क्या हुआ था, आयोजित हुआ था। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। आगे तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है सवाल, डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है। तो मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन एवं प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब कोई संसाधन है उसको मानव जो है शोषण करे, संसाधन को शोषण करे और सही तरीके से यूज ना करे, तो डाकू की क्या होगी, अर्थव्यवस्था। हम कहेंगे लोग जो है डाकू बन गए, ये है डाकू की अर्थव्यवस्था, ठीक है, डाकू की अर्थव्यवस्था। तो मानव एवं तकनीकी की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकू की अर्थव्यवस्था कहा जाती है। प्यारे बच्चों, हमको अगर हम जो है नहाने जा रहे हैं तो 20 बाल्टी से नहा रहे हैं, जबकि हम 5 बाल्टी से भी नहा सकते हैं, 5 बाल्टी से भी नहा सकते हैं, ठीक है। या नल से नहाने जा रहे हैं तो 1 घंटा नल को चालू रख रहे हैं, ये क्या है, पानी की बर्बादी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है डाकू की अर्थव्यवस्था में आ रहे हैं, डाकू की क्या आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था में आ रहे हैं। ये हमारी क्या है, जो है हम ऐसे व्यवस्था कर रहे हैं, ये हमारे डाकू की अर्थव्यवस्था। ऐसा जो है असभ्य लोग ही कर सकते हैं। अब सुनिए सतत विकास, प्यारे बच्चों, सतत विकास समझिएगा क्या है। कह रहा है सतत विकास जो है बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, सतत विकास क्या है बताइए। सतत विकास पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य आवश्यकताओं को मद्देनजर वर्तमान विकास को काम रखा जा सकता है, ऐसी धारणा को हम सतत विकास कहते हैं। आप लोग को हम जो एक अच्छा तरीका से सतत विकास समझाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो सतत विकास समझ लीजिए क्या है सतत विकास। पहले आप लोग को उदाहरण से हम समझा दें कि मान लीजिए हम अपने पीढ़ियों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए 10 लाख रुपया रखे हैं, ठीक है, और उसका जो है हमारा तबीयत खराब हो रहा है, और जो अपने हम जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं, और जो है भविष्य के पीढ़ियों के लिए रख रहे हैं कि हमारा बाल बच्चे आएंगे, उनको खुशी मिलेगी। तो ये क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए, यानी हमारे पीढ़ी जो आने वाले उसको मद्देनजर रखते हुए, यानी उनको भी उनके लिए कुछ करके जाना, बचा कर जाना है, ठीक है। और जो है अपना भी जरूरत, अभी हमारा जरूरत है उसको तो पूरा कर ले पहले। तो अपने उन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपने जरूरतों को पूरा करना क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। मतलब 10 लाख रुपया जो रखे हैं, तो उसमें से जो है हमारा तबीयत खराब हो तो 5 लाख तो खर्चा कर सकते हैं ना, कि ऐसा है कि उसको रख दे, मर जाए और जो है पैसा छूट जाए, उसी रह जाए। तो ये तो है, ये सतत विकास है नहीं। तो सतत विकास एक ऐसा विकास है, वह विकास है जो भविष्य के पीढ़ियों के लिए, यानी भविष्य में जो पीढ़ी आने वाले हैं, उनके भविष्य के हम लोग को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में हमारी जो जरूरत है उसको पूरे करना क्या है, सतत विकास कहलाता है, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद करते हैं सतत विकास समझ में आएगा। फिर बार रिपीट करें कि हम अपने आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां है उनके लिए कुछ बचा कर रखे हैं, और उस जरूरत में अपने जरूरत को हम पूरा ना कर रहे हैं, उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए हम अपनी जरूरत को ना पूरा कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो सीधा सा ये है कि उनके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए अपने जरूरत को समझौता किए बिना संसाधन को उपयोग करना क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। वही बात है यहाँ पे लिखे हैं, देखिए लिखे हैं, सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़िया की अपनी जरूरत को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना सतत विकास कहलाता है। यानी जो हम संसाधन रखे हुए हैं भविष्य के लिए सोचकर, भविष्य की पीढ़ी के लिए सोचकर,
उसका वर्तमान में हमारी जरूरत जब पड़ जाएगी तो उपयोग करना ही क्या है, सतत विकास कहलाएगा। और वर्तमान की जरूरत को पूरा करना ही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। तो आगे की तरफ प्रवेश करते हैं। आप लोगों को सतत विकास जो है बुझाया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब है स्मरणीय तथ्य, आप लोग याद करने योग्य तथ्य है। पहला है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब होता है प्यारे बच्चों, 3 से 14 दिन, ठीक है, 3 से 14 जून के बीच। और कब, 1992 को 3 से 14 जून है, ठीक है, 3 से 14 जून के बीच 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया था। कहाँ किया गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरो में किया गया था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 178 देश ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण यानी वनों को कैसे सूचित किया जाए, जैव विविधता कार्यक्रम, 21 कार्यक्रम एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। किस पत्र पर, रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसमें इतने सारे उद्देश्यों को पूरा करने का उद्देश्य लिया गया था, जिसमें कब हुआ था, 3 से 14 जून। कब प्यारे बच्चों, 3 से जो है 14 जून के बीच हुआ था और चला था ये। और कब हुआ था, 1992 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें 178 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग, जो गर्मी बढ़ रही है उसको, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम, 21 कार्यक्रम एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया, ठीक है। ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। वर्तमान 21 एजेंडा संयुक्त राष्ट्र, वर्तमान 21 एजेंडा क्या सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास के तत्वावधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वजों द्वारा स्वीकृत 8 सपृष्ठीय एवं एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया। इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु करने हेतु सभी देशों के निर्देश दिए गए तथा इस पर होने वाले खर्च के वाहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष का स्थापना की गई। इसमें क्या किया गया, विश्व पर्यावरण, ठीक है, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई, ठीक है। सभी देशों ने मिलकर स्थापना की। अगर किसी भी देश में पर्यावरण के समय कुछ दिक्कत आती है तो क्या किया जाएगा, उसकी सुरक्षा की जाएगी, उसकी मदद की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन, अब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है। द्वितीय पृथ्वी का सम्मेलन कब हुआ था, 23 से 27 जून 1997 में, 5 साल बाद, 1992 बाद 5 साल बाद 1997 को न्यूयॉर्क में, कहाँ न्यूयॉर्क में किया गया था। प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्षों बाद क्या हुआ, प्रथम आयोजित हुआ। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। द्वितीय सम्मेलन क्या कहता है, द्वितीय सम्मेलन को जो है +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है, +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। और ये प्रथम सम्मेलन के 5 साल बाद हुआ, ठीक है। इस द्वितीय सम्मेलन का और क्या कहता है, +5 सम्मेलन कहा जाता है। आगे सुनिए, सुनिएगा प्यारे बच्चों। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुआ। ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान में 1997 में क्या हुआ, क्योटो सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया, 159 देशों ने भाग लिया। इसमें 6 गैस जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, HFC, NO पर फ्लोरोकार्बन दे रहा है, हिंदी में नाम है फ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साकोलाइट को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर, यानी इसको कम उपयोग हो, इसकी कटौती पर सहमति बनी। जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% एवं जापान 6% कटौती पर सहमत हुआ। कहा कि हम 8%, अमेरिका कितने कहा प्यारे बच्चों, यूरोपीय देश ने कहा कि हम 8% कम करेंगे, अमेरिका कितने का 7%, जापान का 6% जो है इसको क्या करेंगे, उपयोग में हम कम ही करेंगे, ठीक है। इस मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है, ठीक है। इस सम्मेलन, सुनिए ध्यान से, इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन नाम से जाता है।
इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। जब देशों ने कहा कि हम 5%, 7%, अमेरिका जो कहा प्यारे बच्चों कि हम जो है इस सब गैस जो इसको उपयोग करना कितना परसेंट कम करेंगे, 7%, जापान का 6%। इस सम्मेलन को कहा गया प्यारे बच्चों, ग्रीन हाउस सम्मेलन नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, आगे पैराग्राफ में चलते हैं। अब जो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय आप लोग पहला देख लिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। अब जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन है, कह रहा है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद कब हुआ? 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच, 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के, और कब हुआ? 2002 में हुआ, 2002 में हुआ। कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। कहाँ? जोहान्सबर्ग में ना हुआ, ठीक है, जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी, तृतीय सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विस्तारित सहमति तैयार करना था। इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। इस सम्मेलन जो है, यह सम्मेलन जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने भाग लिया था प्यारे बच्चों? 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। और इस सम्मेलन में कोई परिणाम नहीं निकला। इस सम्मेलन में कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तृतीय सम्मेलन का कोई रिजल्ट नहीं है। ये कब हुआ था? ये 26 अगस्त से 4 सितंबर के बीच 2002 में हुआ था, ठीक है। और इसमें 150 धाराएं रखी गई, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, इससे कोई रिजल्ट आया ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हम लोग पढ़े। आप लोग को अभी आगे और चैप्टर बाकी आगे भी पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आई होगी, ठीक है। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।